मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बिल आखिर तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। बुध को कहा है 3 बजे मैं जमा होऊंगा, पेशावर से जुलूस से चलेगा। मैं अभी पेशावर नुमाइंदे हमारे बता रहे थे कि इमरान खान थोड़ी देर पहले पेशावर शहर भी पहुंच गए। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद में आसिया कौसर हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात वो देख रही हैं। फिर हमारे एमकेएम के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक भी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर जर्नलिस्ट मुनीज़ जहांगीर भी। लेकिन सबसे पहले ज़रा आसिया की तरफ इस्लामाबाद चलते हैं। आसिया का ज़रा तक हम आ रहे हैं, ज़रा से लाइन मिलने में मेरे ख्याल में सिक्योरिटी की वजह से। मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ हैं। जी सॉरी जी आसिया, आप अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि 4 कंटेनर भी लग रहे हैं और ओवरऑल सड़कों के रोकने की भी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन वैसे अभी तक तो ज़िंदगी मामूल पर है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जितने भी दाखिली दरवाजे हैं उन पर कल तक जो है कंटेनर लग जाएंगे, आना मुश्किल होगा इस्लामाबाद से बाहर आने वालों का? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर हम रेड जोन की बात करें तो रेड जोन के चारों अतराफ पर जो है वो डी चौक को तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि डी चौक में 2 लेयर्स जो है वो कंटेनर्स की लगाई गई। एक लेयर जो है वो पहले कंटेनर लगा के उसके सामने खारदार तारे लगाई गई और उसके बैक पे एक और जो है वो कंटेनर की लेयर लगाई गई है। इसी तरह अगर हम दीगर रेड जोन के दाखिली रास्तों की बात करें तो तमाम रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है जराये के मुताबिक आज रात को रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया जाएगा और सिर्फ मारगला रोड पर एंट्री और एग्जिट की जो है वो परमिशन दी जाएगी और वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो नाकाजात के थ्रू जो है वो तैनात की जाएगी। नाके लगाए जाएंगे और पुलिस की भारी नफरी तैनात करके वहां भी चेकिंग के बाद जो है वो रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि जराये का ये भी कहना है कि कोशिश ये की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि तमाम जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको अपने अपने शहरों में रोकने की पहले तो कोशिश की जाएगी कि वहां से उन्हें बाहर ना निकलना दिया जाए। इसी पर अगर हम बात करें तो मोटरवे से आने वाले, अगर हम पेशावर से आने वाले कारकुनान की बात करें तो मुमकिन तौर पर उनको अटक पुल के ऊपर जो है वो रोकने की कोशिश की जा सकती है कि अटक पुल के ऊपर जो है, चूंकि अटक पुल जो है वो सरहद है केपीके की और पंजाब की और उसके नीचे से जो दरिया बहता है उस पर 65,000 क्यूसेक फुट पानी जो है वो बहता है डेली बेसिस पर। अगर हम बात करें वहां से कश्तियों के जरिए भी जो है वो कारकुनान वहां से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी जानिब अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर से आने वाले लोगों को जो है वो चक्री और दीगर टूल प्लाजे जो है वहां पर रोकने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही साथ इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट है 26 नंबर। ठीक है आसिया, आपको क्या लग रहा है कि क्या पीपल्स तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? क्योंकि अगर रुकावटें खड़ी हुई नहीं आने दिया गया तो उसके असरात लग रहे हैं कि वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आसिया जी जराये का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते से जो है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर दाखिल होना शुरू कर दिया है और मुमकिन तौर पर कोशिश ये की जाएगी कि किसी किस्म की रुकावटों से पहले जो है वो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरफ ये कोशिश है, दूसरी जानिब अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो वफाकी हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं वो भी देखकर हमें कुछ तशवीश का एक आलम जो है वो पैदा हो रहा है। उनकी जानिब से जो है वो एक आप कह सकते हैं कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि किसी को भी इस्लामाबाद में इस तरह जो है वो धरना देने की इजाजत नहीं देंगे। 2014 का भी जो है वो रेफरेंस दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट में हमला किया गया था तो इस तरह की हरकत की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर लेकिन अभी तक आसिया इस तरह का कोई ये तो नहीं है कि छापे पड़ रहे हों या गिरफ्तारियां हो रही हों, ऐसी खबरें तो नहीं आई ना अभी तक कोई? बिल्कुल, अभी तक इस तरह की कोई गिरफ्तारियों का जो है वो अमल में नहीं लाई गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो बड़ा शार्प खेला है और उन्होंने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिना गिरफ्तारियों की और रास्ते रोकने के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है। हमारे साथ रहिएगा जरा, मैं हमारे वफाकी वजीर भी है एमकेएम के में अमीनुल हक साहब, इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, खैर आप तो ज़रा अपने इलेक्शन में ही मसरूफ़ हैं, तो लगता ही है कि क्या वजह है हुकूमत क्यों वही रिवायती तौर पर, आप तो खैर से पहले भी फेस कर चुके हैं, वही कंटेनर, वही रोकना, वही धमकियाँ, ये क्यों हो रहा है अमीन भाई? मेरा ख्याल है मुजाहिद भाई, हम सियासी लोग हैं और सियासी जमातों का जिसे कहते हैं कि जो पहली अलामत होती है उनमें कि सियासी तौर पर मुकाबला किया जाए। होना क्या चाहिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, धरना देती है, जुलूस निकालती है, जलसा करती है। मेरा ख्याल इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बीइंग एन एलाइज ऑफ दी फेडरल गवर्नमेंट, हमने क्या कहा, हमने कहा कि यस, अगर वो धरने के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्लामाबाद है, लेकिन हर आदमी को, जिसे कहते हैं कि कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा। धरना देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी कानूनी जमहूरी हक, उनका हक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम माजी में क्या देखते चले आए हैं, मेरा ख्याल है कि अगर मुजाहिद भाई मैं गलत नहीं हूँ तो 90 की दहाई में ये धरना मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी के दौर से शुरू हुआ और उसके बाद वक्फे से इस्लामाबाद पे इल्गार होती चली गई है। मैं बहुत पीछे नहीं जाता, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ले लेता हूँ। आप सब ने देखा था कि गालिबन 2019 1 अक्टूबर का दिन था। पहले फजलुर रहमान साहब कराची से रवाना होते हैं और इस्लामाबाद में धरना देते हैं। तो क्या पाकिस्तान उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने उन्हें डी चौक पर आने की इजाज़त दी थी? यकीनन जवाब नफ़ी में है। फिर आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब अभी भी ग़ालिबन 30 मार्च से पहले, असेंबली का जब आखिरी इजलास हो रहा था, उससे जब ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, तो फजलुर रहमान साहब भी, PDM भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आई थी, लेकिन डी चौक पे कोई दाखिल नहीं हुए। वो कहाँ पे बैठे? वो श्रीनगर चौक पे बैठे, वो जिसे कहते हैं कश्मीर हाईवे बैठे। यस, मेरा ख्याल है कि अगर PTI का कोई जुलूस आता है, जलसा आता है, धरना आता है, तो मेरा अमीन भाई सबसे ज़्यादा तो आपकी जमात गुजरी है इससे, जलसे, जुलूसों, धरनों, सड़कें रोकनों, और ये इससे सबसे ज़्यादा तो आप इसमें शहर बंद करने में, ये तो आप लोग मेरे ख्याल में जिस पैमाने पे आपने किया इस तरह तो कहीं भी नहीं हुआ होगा। तो इसलिए दीगर जमातों के मुकाबले में, और आप जो इत्तेहादी हैं, मुझे ये लगता है इस बारे में भी तकसीम है। मतलब वो यही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करें, तो साफ बात यह है कि जब आपका ये मैंडेट तो आपका नहीं था ना, आपका मतलब ये कि जिस तरह इमरान खान के पास जब आप इत्तेहादी छोड़ गए थे तो मैंडेट नहीं था, इनके पास भी यही मैंडेट है ना कि इलेक्शन कराएं। तो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं देते आप? उनसे क्यों नहीं कहते कि इलेक्शन कराएं? देखिए, यही मुतालबा मेरा ख्याल है PDM और PMLN पहले भी कर रही थी। तो मेरा ख्याल उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट की आइनी मुद्दत को मुकम्मल किया जाए। और MKM क्या थी? MKM शुरू दिन से मुतालबा करते चली आ रही है कि अवाम के वोटों से जो लोग मुंतखब होकर आते हैं उन्हें 5 साल मुकम्मल करने दिया जाए। हमें इस बात का हमने हमेशा इसकी जदोजहद की कि यस, मुल्क में जमहूरी रवायत कायम व दायम रहना चाहिए और पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को बरकरार रखा जाए। अगर कोई इश्यूज़ पार्लियामेंट में लेकर आए, पार्लियामेंट में बहस कराया जाए। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि लाउड एंड क्लियर मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द अलाइज कंपोनेंट कि यस, इलेक्शन बिल्कुल होगा। इलेक्शन जब अगले साल जुलाई या अगस्त में लाजमी तौर पर इलेक्शन कराया जाएगा। इस पर तमाम सियासी पार्टी हिस्सा लें और होना क्या चाहिए कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। किसी सूरत में RTS का बैठना नहीं चाहिए। मैं अमीन भाई आपसे ये कह रहा था, अमीन भाई मेरा कहने का मकसद ये था कि जब इमरान खान को 22 उनकी अपनी पार्टी के और खुद आप बाप काफ छोड़ चुके थे, तो वो अपने मैंडेट खो चुके थे। जब वो अपना मैंडेट खो चुके थे इमरान खान, उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए था, नए इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त ये जो आपको 174 वोट पे जो हुकूमत ये खड़ी है, ये भी आप लोगों की बेसाखियों पे खड़ी है, मुनर्रिफ अरकान पे चले पंजाब में भी खड़ी है। तो इन्हें भी चाहिए कि ये इनका जेन्युइन मैंडेट तो नहीं है ना, आप लोगों को दिया हुआ है या जिन्होंने दिया हुआ है। ज़रा मैं इसी सवाल को साथ मुनीर जहांगीर से भी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से शेयर कर लूँ। अमीनुल हक मेरे साथ हैं। मुनीर, जो मैं ये सवाल कर रहा था कि इमरान खान को जब उनके इत्तेहादी छोड़ गए थे, उनके अपने अरकान छोड़ गए थे, तो उन्हें इलेक्शन का ऐलान कर देना था, उन्हें असम्बली तहलील कर देनी थी। इस वक्त भी जेन्युइन मैंडेट तो नहीं है ना शहबाज शरीफ साहब के पास, मुनीर जहांगीर? मुजाहिद साहब, देखिए, अब जेन्युइन मैंडेट पता नहीं पाकिस्तान में कब किसके पास कब आएगा, और जो लोग असेंबली में भेजे भी जाते हैं, क्या उनको काम करने की इजाजत उस तरीके से दी जाती है या नहीं दी जाती है। अभी मैं नेशनल असेंबली से ही होके आ रही हूँ और वहाँ पे कोरम पूरा नहीं था। तो ये भी बता दें इत्तेहादी और जो हुकूमत है इत्तेहादियों की, कि क्या इन्होंने नेशनल असेंबली के सेशन चलाने हैं या कि नहीं चलाने हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जी नेशनल सेशन चलने चाहिए, पार्लियामान को क्या चाहिए। अब दूसरी बात ये है मुजाहिद साहब, आपने मैंडेट की बात की। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो तो एक आइन के अंदर बताया गया कि जी आइन के अंदर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह है, मगर अगर आप बात करते हैं असूलों की, आप बात करते हैं मैंडेट की, तो शेर का मतलब है नवाज शरीफ। तो जाहिर है फिर क्या आप नवाज शरीफ को वापस आने देंगे?
क्या आप नवाज शरीफ के ऊपर जो कदगन लगी हुई है वो उठाएंगे? क्या आप पार्टियों को उन लीडरान के हवाले करेंगे जिनकी वो ओरिजिनल लीडरान है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी आप सवाल करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं उन्होंने सियासतदानों को यहाँ पे काम करने देना है कि नहीं करने देना है। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब जिस सूरत हाल में हम आ गए हैं ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान को चलाना कोई हलवा नहीं है। अगर ये सियासतदान नहीं चलाएंगे तो फिर उनको चाहिए कि वो आए और खुद चलाएं। एक एक्सपेरिमेंट तो कर बैठे, बहुत बुरी तरह फेल हो गया। हमें बताया जाता था 10 साल के लिए आ रहे हैं, मगर 3.5 साल में वो मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। ये तो एक बहुत पुराना है ना कि हम जो सियासतदान खुद अपनी गलतियां, हमेशा सियासतदानों ने दावत दी, पहले तो खुलेआम दावत देते थे और उसके बानी जो नवाज शरीफ थे, आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट पर किसने कहा था 58(2)B के तहत के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। अब मैं अगर तारीख में जाऊंगा तो हमेशा आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है दावत दी है, खुलेआम फौज को दावत दी है। अब तो खैर चलें ढके छुपे अंदाज में हम इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं, वो मदाखलत कर देते हैं, लेकिन इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुनीर जहांगीर, अमीन उल हक और हमारी नुमाइंदा आसिया हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ अब तो बहुत सीनियर रहनुमा मोहतरम अमीन उल हक साहब मौजूद हैं। मुनीर जहांगीर भी हमें ज्वाइन करेंगी और आसिया कौसर भी हमारी रिपोर्टर मौजूद होंगी। अमीन उल हक साहब, मैं से भी आपसे ये कह रहा था कि जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि आप लोगों का क्यों इस बात का इसरार है, जब आप पावर में नहीं थे तो यही कहते थे ना इमरान खान से आप फ़ौरन इलेक्शन कराएं, यानी आप तो खैर उस वक्त इत्तेहादी थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अब इससे क्यों इत्तेहादी एक पेज पर नहीं आ रहे इलेक्शन के मसले पर? हाँ, मेरा ख्याल है मुजाहिद बरेली में थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन का शिकार है। एमकेएम पाकिस्तान ने कभी भी फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। एमकेएम क्या कहती रही? एमकेएम ने हमेशा कहा कि जमहूरी रवायत कायम व दायम रहे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बरकरार रहे और हर सूरत पे 5 साल का टेन्योर मुकम्मल होना चाहिए हर हुकूमत को, हर वज़ीर आज़म को। हमारी ये ख्वाहिश रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। अब एमकेएम क्या कहती है? एमकेएम कहते हैं यस, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर एमकेएम हर घड़ी इलेक्शन के लिए तैयार है। माजी के अगर 3 दहाइयों में देखेंगे, यस हम हमेशा इलेक्शन के लिए 2 महीने के शॉर्ट नोटिस पे, 3 महीने के शॉर्ट नोटिस पे हम तैयार रहे और हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। और आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो लांडी में आपको पता है बाई इलेक्शन होने जा, हमारी तैयारी जोर शोर से जारी है और मैं समझता हूं कि लांडी के इलेक्शन भी कराची के मुस्तकबिल को तयन कर देगा कि यस कराची किसके साथ खड़ा है, कराची के अवाम किसको पसंद करते हैं। तो यकीनन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हाँ, होना क्या चाहिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे चलना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और इस तरह के इंतशार पैदा करने से मसले का हल नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर हम आज 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी साबिक वज़ीर आज़म के अगर इंटरव्यू उठा के देख लेते, उनके वज़रा को उठा के देख लेते तो वो जीयूआई के धरने के बारे में क्या कहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धरने के बारे में क्या कहते थे, या पीडीएम के धरने के बारे में। तो यकीनन मैं समझता हूं कि हाँ, एमकेएम एज ए पॉलिटिकल पार्टी आज भी हमायत करती है। यस, अगर पीटीआई धरना देना चाहती बिल्कुल इस्लामाबाद में दे, बिल्कुल इस्लामाबाद में बैठे, श्रीनगर हाईवे पे बैठे, कश्मीर हाईवे के ऊपर बैठना चाहते बिल्कुल बैठे, उन्हें फैसिलिटेट करना है बिल्कुल फैसिलिटेट भी किया जाए, लेकिन सिस्टम को डील ना किया जाए, सिस्टम को पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम रखी जाए, जमहूरी रवायत को लेकर चलते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यस, एमकेएम वो अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन की तैयारी है, हम हर घड़ी हर लम्हा तैयार है, लेकिन हर सूरत में पार्लियामेंट को 5 साल मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या मुनीर हमारे साथ हैं? क्या मुनीर जहांगीर? मुनीर, आपने अमीन उल हक साहब को सुना और मैं तो इसमें ये कह रहा था कि खुद उस वक्त आपको याद होगा कि नून लीग, मेन और पीपल्स पार्टी नए इलेक्शन ही का मुतालबा कर रहे थे। उस वक्त कह रहा अमीन उल हक की पार्टी इमरान खान साहब के साथ थी। अब ये क्यों उस इलेक्शन को क्यों कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी करें, जब ये कहते थे कि इमरान के पास तो मैंडेट ही जाली है, असली नहीं है। तो ये मैंडेट भी कैसे असली हो गया जब ये आके बैठ गए? तो मेरा क्या इस वक्त तमाम जो आइनी बुरान है, पंजाब में कितना शदीद बुरान है, माशी बुरान है, उसका हल ये नहीं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए मुनीर, बल्कि आप अमीन भाई से ही सवाल कर सकती हैं। ये अमीन भाई से ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि वो उस हुकूमत में भी थे और इस हुकूमत में भी है।
मगर मुजाहिद साहब एक चीज जरूर उनसे ये भी पूछनी चाहिए कि ये जो असेंबलीज हैं अगर ये मुद्दत पूरी नहीं करती और ये रिवाज पड़ जाता है कि जी असेंबलीज मुद्दत पूरी नहीं करेंगी, तो फिर जो अगली हुकूमत आएगी क्या उसके ऊपर भी ये एक हथौड़ा होगा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो और वजीर आजम गया तो फिर क्या असेंबलीज भी चली जाएंगी? क्योंकि आपको याद होगा कि जब पिछली असेंबलीज के अंदर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब अपना उनको नाअहल किया गया, अदालत के जरिए किया गया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया, मगर हुकूमतें और जो असेंबलीज थी उन्होंने अपनी मुद्दतें पूरी करी। तो इस सूरत हाल में क्या वो समझते हैं कि ये ठीक होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए और इस्तेकाम के लिए? नहीं तो फिर उनको भी पूरे मुद्दत करने दी जाती इमरान खान को। जैसे आप कह रही है कि अमीन भाई ने क्यों छोड़ा, बाप ने क्यों छोड़ा, मैंगलो ने क्यों छोड़ा, और ये बाकी बैसाखियाँ क्यों ली इन्होंने, फिर के जरिए आए, और किसने बैसाखियाँ दी, किसने बैसाखियाँ ली? मुनीर ये सवाल कीजिए ना आप अमीन भाई से। हम तो कर रहे हैं, अगर वो जवाब दें तो। जी अमीन भाई, मैं तो चाह रहा था कि आपके तरीके से मेरा ख्याल है कि आपने भी बहुत सारे सवाल पूछ लिए और साथ साथ आपने मुनीर को भी बेस बना के सवाल पूछे। मैं तमाम सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये बात ध्यान में रखने के लिए मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ और हमने पार्लियामेंट में भी कहा है कि MQM एक अलग सियासी पार्टी है जिसका अलग सोच, अलग मंशूर, अलग नज़रिया है, और MQM अपने सपोर्टर, अपने वोटर, अपने शहर के मुताबिक अपनी सियासत करती है। मैं समझता हूँ MQM का फैसला एक इंतहाई दानिशमंदाना फैसला था, और MQM ने क्या किया, अगर आप पाकिस्तान की दूसरी सियासी पार्टी को देखेंगे, देखिए मुझे आवाज़ पलट के वापस आ रही है, थोड़ा इसको स्लो डाउन करें। मैं कुछ जी अमीन भाई, जो मैं अर्ज ये कर रहा था कि MQM ने क्या किया, अगर आप ये मार्च के महीने को देखते हैं जब पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन जा रहा था, तो MQM ने क्या फैसला किया। MQM वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने गालिबन 30 मार्च को दोपहर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने मुआहदा किया, तमाम TV चैनल उसे दिखा रहा था। क्या MQM ने उसमें क्या किया? MQM ने किसी ज़ात की पसंद नापसंद की बात नहीं की, बल्कि MQM ने अर्बन सिंध के हवाले से बात की, MQM ने सिंध लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से बात की, MQM ने अपने बेगुनाह कारकुनान की रहाई के हवाले से बात की। तो मैं समझता हूं कि यस, हम इश्यूज टू इश्यूज हमने बात की, हमने सेंसस के हवाले से बात की, हमने K4 के मंसूबे के हवाले से बात की, डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से बात की है। तो यस, MQM किसी फर्द वाहिद के साथ नहीं, बल्कि MQM इश्यूज के हवाले से बात करती है। अर्बन सिंध को हम रिप्रेजेंट करते चले और हमें वी फील प्राउड ऑफ इट कि सिंस लास्ट 4 डेकेड्स हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमेशा हमने अपने वोट बैंक को बचाकर आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि MQM हमेशा अपने कारकुनान, अपने सपोर्टर, अपने वोटर के दरमियान रहती है। रही वजह है कि हमेशा कामयाबी के मराहल तय करती चली आ रही है। मेरा ख्याल है किसी को इस बात पे नाराज नहीं होना चाहिए। पहले PTI को अपने गर्भान में झांकना चाहिए कि उनके 22 आदमी सिंध हाउस में क्यों मौजूद थे। पहले वो अपने लोगों को तलाश करें कि उनके लोग क्यों गए, और उसके बाद फिर MQM से सवालात करें। MQM बल्कि अपने वोटर के सवाल का जवाब देने के लिए। मुनीर क्या आप, मैं तो हमारे चलो कराची के भाई है, मैं तो नहीं कन्विंस, आप कन्विंस हैं इनसे? सवाल किया था जो सवाल अमीन भाई से किया कि अमीन भाई ये बताइए कि ये एक मौक़िफ़ रहा PTI का कि जी मैंडेट जो है वो इमरान खान का सही नहीं है, तो अब आप क्या समझते हैं? जिस तरह मुजाहिद साहब ने ये सवाल किया, अगर वो नहीं है तो फिर इसी फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए बजाय कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। आप क्या समझते हैं, इनके उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, MQM ने हमेशा आपको 25 जुलाई 2018 मुझे याद है कि जब इलेक्शन था, रात के 8:45 बजे थे, RTA सिस्टम बैठ चुका था, MQM के पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला जा चुका था, तो MQM पाकिस्तान की पहली सियासी पार्टी थी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम चीज़ों की निशानदेही की। और हमने उस वक्त भी कहा कि हमारे 14 सीटें जो छीनी गई, आप उसका हिस्सा भी तो बने। सुन लेना, आगे मुझे बोलने दे ना। मेरा ख्याल है कि MQM उनके पास चलकर नहीं गई थी, बल्कि हम 24 सीटों से कम होकर 7 सीटों पर भी आ गए थे, लेकिन PTI हमारे पास चलकर आई थी, हमसे दरख्वास्त की थी, और MQM ने मुल्क के वसीतर मफाद में जमहूरी रवायत को कायम और दायम रखने के लिए मैं समझता हूँ कि PTI के साथ बैठी और हमने इश्यूज बात की थी। हमारी ख्वाहिश थी कि मसाइल हल होंगे। कुछ चीज़ें आज भी, मैं आज हुकूमत में हिस्सा नहीं है फेडरल गवर्नमेंट PTI के साथ, तो मैं फिर भी कहता हूँ बरमला कि यस, अगर हमने
90s में जो माहदे पीपल्स पार्टी से किए या IGI से किए, उसके मुकाबले में वो 3.5 साल वो पीरियड था जहां MKM के कुछ मसाइल हल भी हुए, लेकिन हम जो तवक्कात लगा के बैठे थे कि यस ये मसाइल हल होंगे, वो हल नहीं हुए। और आज इसी वजह कर MKM पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ है। आज ये तमाम अलायंस आपस में साथ बैठे हुए। हमारी क्या ख्वाहिश है कि अच्छी बात ये थी कि 30 मार्च को 2 बजे दोपहर को जो एग्रीमेंट हुआ था, आप सबने देखा है कि उसको ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब ने सिग्नेचर किया, उसको साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर किया, और उसके विटनेसेस के तौर पे यानी देखा जाए तो कौमी जिरगा था जिसके अंदर कौन बैठा था, मैंगल साहब तशरीफ फरमाते, फजलुर रहमान साहब तशरीफ फरमाते, शाहजहान बुख्ती साहब तशरीफ फरमाते। इसका मतलब कि तमाम लोगों ने MKM के जो मुतालबा था उसको इंडोर्स किया, उसको समझा। ये बड़ी कामयाबी थी। आपको क्या इलेक्शन के मसले पर मुनीद हुकूमती इत्तेहाद एक पेज पे नजर आते हैं? मसलन ये कोई कह रहा है नवंबर में इलेक्शन हो, कोई कहता है फौरी इलेक्शन हो, जरदारी साहब कहते हैं नहीं पहले इस्लाहात हो और मौलाना फजल रहमान हो, इस्लाहात कहीं वो एहतसाब ना बन जाए। आपको ये सब एक पेज पे नजर आते हैं इलेक्शन के मसले पर मुनीद? मुझे तो जो पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरा नजर आ रही है। अगर आप PMLN के अंदर देखें तो एक तरफ से वो कह रहे थे कि जी आप इलेक्शन करवाएं और जल्दी करवाएं, और आप जो बजट दे रहे हैं उससे पहले करवा लेंगे, जो इन्होंने जून में बजट देना है। मगर कुछ एक ग्रुप ये कह रहा था कि नहीं जी आप अगले साल तक करें, मगर उसके अंदर वो कुछ गारंटीज ये चाहते थे कि जो अगला बजट हो वो भी PMLN दे के जाए, 2023 का बजट, और वो अवाम दोस्त बजट हो। अब अमीनुल हक साहब से ये पूछने वाली बात है कि क्या PMLN ने, जो सबसे बड़े आपके इत्तेहादी हैं, उन्होंने ये फैसला अब कर लिया है कि जी हमने असेंबलीज जो है वो चलानी है, और अगर ये कर लिया है तो फिर शहबाज शरीफ साहब आके नेशनल असेंबली में अनाउंस क्यों नहीं करते फ्लोर के ऊपर? अमीन भाई सुना आपने जो मुनीदे कह रही थी? मैंने बिल्कुल मैंने इनके सवाल जवाब सुना है। मैं जवाब देता हूं, मैं अर्ज करता हूं। देखिए मुझे याद है कि पिछले मंगल के दिन रात के तमाम अलायंस पार्टी का जिसे कहते हैं एक बड़ा ग्रैंड इजलास हुआ था, जिसमें तमाम सियासी पार्टी के सरबराह मौजूद। उसमें क्या फैसला हुआ? उसमें फैसला हुआ कि यस अब हमें आगे चलना है, मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए एक डिसीजन लेना। डिसीजन क्या लिया गया कि हमें अगले साल जुलाई या अगस्त में इलेक्शन कराने। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया। अब होना क्या चाहिए कि नहीं मुनीर कह रही है, दो राय हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे नवंबर में करा देने चाहिए, वो जब बाजवा साहब गालिबन रिटायरमेंट का वक्त आए। ये तो उनमें खुद दो राय हैं, ये समझा जा रहा है। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ ना कि अलायंस के साथ क्या बात हुई। अलायंस के साथ ये डिस्कशन हुआ, ये चीज़ें फाइनलाइज हुई है कि यस अगले साल जुलाई अगस्त के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, तमाम सियासी पार्टी खुलकर हिस्सा लें, जो जिसके बैलेट बॉक्स से ज़्यादा वोट निकलेगा उसका वज़ीर आज़म होगा। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। यस अलायंस ने भी ये फैसला किया है, अपने वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है, और यही फैसला हुआ है कि इसको अगले साल तक लेकर जाया जाए, और इस एक साल के अंदर कोशिश हो कि माशी सूरत हाल को बेहतर से बेहतर किया जाए, सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और जो जिसे कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो तमाम कानून साजी की जाए जिससे बाकी सियासी पार्टी डिसएग्री कर रही है। अगर मैं अमीन भाई आपकी बात तस्लीम कर लेता हूं तो फिर लोगों को लेकर मुनीर फिर ये तो अच्छी बात है कि अमीन भाई ने जो कंक्लूड करके इत्तेहादियों के एक लिहाज से तर्जमानी तो नहीं ये कह दिया कि जी अब तो इलेक्शन होंगे नहीं, तो आप समझते हैं कि इमरान खान जो आ रहे हैं इतनी धूमधाम से, ये इस लॉन्ग मार्च में खाली हाथ वापस चले जाएंगे बगैर इलेक्शन की डेट लिए? आपको लगता है मुनीर इस्लामाबाद में? मुजाहिद साहब इस वक्त कहना कुछ भी मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भी बात की होगी सियासतदानों से, खुद वो बड़े कंफ्यूज हैं, और हम बड़े वक्त आपने तो हमारे से ज्यादा वक्त देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर इतनी अनसर्टनिटी जो है शायद पहले कभी नहीं थी, और उसका जो ड्राई रास असर है वो मार्केट के ऊपर, मईशत के ऊपर पड़ रहा है। जैसे आप देखें कि डॉलर आज 200 से ज्यादा क्रॉस कर गया है। मगर मैं ये समझती हूँ, और आप कहेंगे कि नहीं पॉलिटिशियंस जो है वो फौज को बुलाते, तो मुजाहिद साहब बाकी दुनिया में, अमेरिका में अगर लोग फौज को बुलाना शुरू कर दें तो वो क्या आ जाएंगे सियासत के अंदर? बात यह है कि उन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया है सिचुएशन को कि अब सियासतदान भी इस काबिल नहीं है कि वो एक क्लियर रास्ता जो है फिलहाल हमें दिखा सके।
अभी तक कितने हफ्ते हो गए हैं इनको हुकूमत में आए हुए, मगर नेशनल असेंबली के अंदर कोरम पूरा नहीं होता, क्लियर कट नहीं बताया जाता कि हम हैं या हम जा रहे हैं। इमरान खान साहब एक प्रोटेस्ट की कॉल दे देते हैं तो उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन दौर पड़ती है कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब देखें, प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के अंदर एक मामूल का हिस्सा होते हैं, ऑपोजिशन करती है। तो चले मैं फिर आखिर में मैं मुझे ये पूछ लेता हूँ कि अमीन भाई गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो अमीन भाई इतनी घबराहट नहीं है? आप समझते हैं इमरान खान आएंगे, 2-4 दिन बैठेंगे और वापस चले जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी घबराहट की बात नहीं, और इलेक्शन वक्ती पर होंगे, यानी आपके कहने के मुताबिक जुलाई अगस्त में, ऐसा ही अमीन भाई? हाँ मुजाहिद भाई, आप तकरीबन दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि माजी में देख लेते 2017 126 दिन का धरना, एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों कज़न ब्रदर आपस में मिल गए। मैं कज़न ब्रदर से मेरी मुराद आप समझ गए, तारिल कादरी साहब। पर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि पीटीवी के ऊपर कब्जा कर लिया गया। उस वक्त इट वाज ए पैनिक ऑल ओवर द पाकिस्तान, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मेरा ख्याल हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन क्या था कि तमाम सियासी पार्टी मुत्तफिक थे इस बात पे कि असेंबली को टूटना नहीं चाहिए, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट का अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने देखा है कि इन तमाम चीजों के बावजूद अमीन भाई ने कहा कि पहले ये बात कंक्लूड कर दी है कि इत्तेहादियों ने ये तय किया है कि जनाब वो किसी सूरत जो है इमरान खान के मुतालबे पर कबल तो इलेक्शन नहीं कराएंगे और इलेक्शन जुलाई अगस्त ही में होंगे। शुक्रिया मुनीर बीबी और अमीनुल हक। और मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो ज़रा मालूम करूँगा आसिया बीबी से कि क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की अभी तक, क्योंकि आपको इल्म है कि दारुल हुकूमत है, सारे मुल्क से लोग आते हैं, बड़ी परेशानी मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है और कहते हैं जी अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान पेशावर की सड़कों पर आए अपना यानी एतमाद का इजहार करने कि वो जो कहा जाता था कि सड़कों पर आएंगे तो लोग उनको अंडे मारेंगे, उन पर पता नहीं क्या क्या अपोजिशन कहती थी। खैर वो तो हिस्सा है। मैं ज़रा आसिया की तरफ फिर चलता हूँ। आसिया ज़रा क्विक मुझे बताइए कि ये जो इमरान खान दावा कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख, वैसे तो अगर गालिबन अगर ये जो श्रीनगर हाईवे है यहाँ 1 लाख का लोग भी आ गए तो मेरे ख्याल में ये पूरा हिल के रह जाएगा पूरा इलाका, ऐसा ही है आसिया? जी बिल्कुल, जिस श्रीनगर हाईवे पर के हवाले से दरख्वास्त दी गई है कि यहाँ पर धरने की इजाज़त जो है वो चाहिए, जो कि ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से अप्रूव नहीं की गई। लेकिन अगर उस श्रीनगर हाईवे की हम बात करें तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा भी हम अगर एस्टीमेट लगा लें तो वहाँ पर आप 1 लाख से ज़्यादा बंदा जो है वो वहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि श्रीनगर हाईवे है और जितना एरिया मुख्तस किया जाएगा उस पर अगर आप 3-3 फुट के फासले से या 2-2 फुट के फासले पर भी आप लोगों को खड़ा करते हैं तो बड़ा कंजेस्टेड सा माहौल हो। 10 लाख लोग यहाँ पर खड़े करना ही इटसेल्फ जो है वो बहुत मुश्किल होगा। खान साहब का दावा अपनी जगह बिल्कुल बचा होगा और शायद वो 10 लाख लोगों को लाने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन अगर इस सूरत में 10 लाख लोग या 1 लाख से भी ज़ायद लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में आ जाते तो इस्लामाबाद की जो जिंदगी है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाएगी। ओवरऑल वैसे आसिया मुझे बताइए कि ओवरऑल क्या अभी वैसे 48 घंटे रहते हैं, लेकिन क्या इस्लामाबाद में यानी कुछ लोग फील कर रहे हैं, कुछ ये होगा कि नहीं जी कुछ खरीद के रख लो, पता नहीं क्या होगा, कुछ या नॉर्मल है? पहले भी यहाँ धरने हो चुके हैं, मार्च हो चुके हैं, इसको मामूल के मुताबिक लेकर रहे हैं या गैर मामूली तौर पर रद्दमल का इज़हार कर रहे हैं? खैर आप तो मीडिया के लोग हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं आसिया? अगर हम आम लोगों की बात करें तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो भी अब इन चीज़ों के साथ शायद आदी हो चुके हैं, क्योंकि आए रोज़ आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर धरने, जलसे, लॉन्ग मार्च ये जो है वो रूटीन हो चुकी है इस्लामाबाद के लोगों के लिए। लेकिन हमें वफाकी पुलिस और वफाकी हुकूमत काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस हवाले से एक्टिव नज़र आ रही है। इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लाए जा रहे हैं, खारदार तारे जो हैं वो हमें इवन कंटेनर्स हमें रोड पर घुमाते हुए भी जो है वो अहलकार नज़र आ रहे हैं कि कंटेनर कभी इस साइड पर लेके जाए जा रहे हैं, कभी उस साइड पर लेके जाए जा रहे हैं। इसी तरह खारदार तारों की हम बात
करें तो बाकायदा गाड़ियों के अंदर जो है वो खारदार तारों के ट्रकों के ट्रक ठीक है, यानी आसिया आपका ये कहना है कि इस्लामाबाद के लोग जो हैं शायद इसी मार्च से फ्रेंडली भी हों, लेकिन हुकूमत की सफ़ों में, और नेचुरली हुकूमत को घबराहट का होना शिकार होना ही चाहिए कि दावे के मुताबिक अगर उससे आधा या एक चौथाई भी आए तो इस्लामाबाद जैसा शहर है उसमें और दारुल हुकूमत है, उसके लिए परेशानी का बाइस तो होना चाहिए। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।